ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह ख़ान और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान के इलेक्शन में अब सिर्फ 16 दिन रह गए हैं। बाहर तो लग नहीं रहा कि कोई इलेक्शन हो रहा है। टीवी चैनलों से पता चलता है कि जलसे वलसे हो रहे हैं। हमने देखा कि MQM ने बड़ा जलसा किया, फिर मियाँ नवाज शरीफ आज मानसेरा में थे, बिलावल साहिवाल में थे। ये जो इलेक्शन की खिचड़ी है इस पर हम नज़र दौड़ाएंगे। एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि PTI ने भी एक वर्चुअल जलसा किया था और फिर एकदम वो शार्क मछली आई और उसने इंटरनेट केबल को चबा दिया। जी हाँ। इसका भी हम जिक्र करेंगे कि ये क्या होता है, बार बार इंटरनेट क्यों शट डाउन हो जाता है जब PTI के मामलात होते हैं, शार्क मछली आ जाती है। इसके अलावा गज़ा की सूरत हाल उस पर भी हम अपडेट प्रोग्राम में शामिल रखेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का जो इब्तदाई हिस्सा है उसमें हमारा फोकस है भारत, जहां खबर आपने देख ली होगी कि मोदी सरकार ने इलेक्शन के आने से पहले वहां पर राम मंदिर की बुनियाद आज रखी है। बड़ा ही वहाँ पे फैनफेयर हुआ, बॉलीवुड के लोग भी आए, सेलिब्रिटीज़ भी आए। आपको याद होगा, आप में से वो लोग जिनकी ज़रा कुछ उम्र है उनको याद होगा कि 6 दिसंबर सन 1992 में BJP के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने चढ़ाई की थी बाबरी मस्जिद पे, उसे शहीद किया था। उसके बाद पूरे मुल्क में फसादात हुए थे और फिर 31 साल के दौरान वहाँ पे क्या होता रहा है, मज़हब के नाम पे BJP की सियासत किस तरह से परवान चढ़ी है, इस सब की हम डिटेल पे तरीके से इस पे नज़र दौड़ाएंगे। लेकिन आज की जो डेवलपमेंट है, भारत के जो ज़ाहिर जो नेशनलिस्ट हैं वो इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ वॉइसेस वहाँ पे ऐसी हैं जो परेशान भी हैं कि मुल्क में जो मुल्क सेक्युलरिज्म की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, वो किस तरफ जा रहा है। तो आपने पिक्चर्स ये देखी हैं जो वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ तस्वीरें खिंचवा रहे थे, पूरा बॉलीवुड वहाँ पहुँचा हुआ था। सर प्राइवेट प्लेन्स में बिलियनर्स आए हैं, पूरी बॉलीवुड आई है और जैसे आपने कहा, और अगर आप देखें मानने वाली चीज़ें हैं, एक हजूम है। BJP का बड़ा एक क्लियर मकसद रहा है, इस पर हम अभी तफसील में वसत पे इसकी टाइमलाइन बताएंगे कि एक परचम तले कम से कम भारत के हिंदुओं को मुत्तहद करें, एक करें। मेरा ख्याल है कि उसमें वो तकरीबन कामयाब ही हो गए हैं। अगर आप 100 लोगों को ले, अब ये एग्जायर है कि ग्राफ एस्टिमेट है, 80 सराह रहे हैं, जो बाकी 20 हैं, जो उनमें से 12 शायद कह रहे हैं कि जी देखें इसमें मेन शो पीस आपने नरेंद्र मोदी को बनाया है, राम को नहीं। ये मसला नहीं है कि ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, इस पर बहस है कि यार क्या इस तरह होना चाहिए था या नहीं। मतलब वाइडर इशू पे कंसेंसस है। तो ख्याल है कि इवन ऑपोजिशन जो है, अच्छा ऑपोजिशन भी अपोज नहीं कर सकती, क्योंकि इसको अपोज करना है मतलब कि आप राम को अपोज कर रहे हैं, मतलब कि आप एंटी हिंदू हैं। तो ये मोदी सरकार का जो प्लान था, ये जो पूरा स्टंट था, उसमें वो नहीं थे। वो पहले जाके वहां से होकर आ गए, पहले होकर, लेकिन होके तो आ गए। हाँ, ताकि दिखाने के लिए कि जी हम बिल्कुल इससे। लेकिन जो एजेंडा है वो मेरा ख्याल है कि 100% कामयाब है। ये भारत है और ये एक हिंदू राष्ट्र है और इसको तस्लीम कर लेना चाहिए, ऐसा ही है। अभी देखिए, आंखें बंद करने से अंधेरा तो नहीं छा जाता ना। मोदी जी की तकरीर सुनी आप? मैंने नहीं देखी, आई वाज ट्रैवलिंग। उसमें कुछ जुमले हैं बड़े, वो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हवा का रुख किस तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो पल है आज का, ये सदियों के इंतज़ार के बाद आया है, इस पल को खोना नहीं है। ये भारत के एक नए अहद का आगाज़ है। हमें अगले 1000 साल के भारत की बुनियाद रखनी है। यार ये बड़ी सुनी सुनाई बात है, 1000 ईयर राइख। हाँ, याद है आपको? ये देश सदियों की गुलामी की जंजीर तोड़ के आज निकल आया है। ये तकरीर तो खासी तफसील थी, लेकिन उसमें जो जुमले हैं, तारीख़ी जुमले, वो ये हैं। अच्छा, आप शायद जानते हो, एक भारत के बहुत ही वरिष्ठ जाने माने तजियाकार हैं प्रताप भानु मेहता जनाब। उनका भी एक आर्टिकल जो है वो इंडियन एक्सप्रेस में है और उस पर भी बड़ी बात हो रही है। बेसिकली ये जो तकरीब है, ये राम की मूर्ति को उनकी जन्मभूमि में लगाना है और इस तकरीब को कहा जाता है प्राण प्रतिष्ठा, यानी मूर्ति में रूह फूंकने का अमल। ठीक है। अच्छा, अब इसका ज़ाहिर एक प्रोटोकॉल है। वो जो शंकराचार्याज हैं, जो 4 मठ हैं हिंदू मत के, वो बेसिकली चूँकि ये बहुत ही ग्रैंड ओकेजन था तो उनकी मौजूदगी ज़रूरी थी और ये उन्हीं के हाथों होना था। उन्होंने बाइकआउट किया
उनको छोड़ें आप, कांग्रेस तो कोई कुछ नहीं बेचते, वो तो अपनी जगह। 4 जो मठ हैं, यूं ही समझ लें कि जैसे 4 आयतुल्ला हैं, उन्होंने कहा कि हम नहीं इस तकरीब में जाते। अच्छा, ओके। नंबर 1 क्यों? उन्होंने कहा दिस इज़ अ पॉलिटिकल शो। अच्छा, ये इसका रिलीजन से इस तरह से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, उन्होंने एक फ़िक़ही नुक्ता ये उठाया कि मंदिर की तामीर अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। अच्छा, और ये बात दुरुस्त भी है, ये जो है मेक शिफ्ट सिस्टम किया गया और मंदिर की तामीर मुकम्मल तामीर जो है अगले 2-3 साल में कहीं जाके मुकम्मल होगी। लेकिन चूंकि ये इलेक्शन ईयर है तो इससे बेहतर स्टार्ट मेरा ख्याल है दुनिया के किसी रहनुमा को नहीं मिल सकता कि वो जो नर्व सेंटर है वहाँ से किक स्टार्ट करे अपनी कैंपेन को, और इसमें मोदी जी पूरी तरह जो है पराजय हैं। अच्छा, आज के बाद से प्रताप भानु मेहता कहते हैं कि हिंदुइज़्म जो है अब तक जो राम था वो मुसलमानों के लिए भी था, हिंदुओं के भी लिए था। आप पूरी शायरी उठा के देख लें उर्दू की, नज़ीर अकबर आबादी से लेके इकबाल तक सब ने राम पे उनकी तारीफ़ में कलाम कहा है, बल्कि इकबाल ने तो उन्हें इमामुल हिंद भी कहा है। पार्टीशन से पहले जो एक गंगा जमनी जो एक तहजीब का एक वो एक्सप्रेशन था उसके अंदर रहते हुए, मतलब एक इंक्लूसिविटी थी ना। हाँ, मतलब राम सबके थे। राम की जो शख्सियत थी वो एक नर्म हो, मोहब्बत करने वाले, आप उनकी अगर पूरी तारीख पर्सनल उसमें कथा में भी जाएं तो दुखों से भरी हुई तारीख पूरी उनकी हिस्ट्री है। बिन बास और फिर वापस अयोध्या आना वो एक तवील मामला है। तो उस लिहाज से वो दोनों जो बड़े मज़ाहिब थे बर सग़ीर के लिए, उनके लिए काबिल कबूल थे। अच्छा, 1984 तक राम यही रहे, फिर मुझे लगता है कि वो बीएचपी में शामिल हो गए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, उसमें वो उन्हें शामिल कर लिया गया। अब मालूम नहीं उनसे पूछा गया या नहीं है। तो वो एक, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जय श्री राम ये एक प्योर मजहबी नारा था, लेकिन आज जय श्री राम जो है वो एक जहां भी बुलंद होता है वो एक जंग, तबले जंग जिसे कहते हैं ना, वो खौफ की अलामत बन गया है। जैसे हर हर महादेव बेसिकली एक जंगी नारा है। जैसे हमारे कहते हैं ना या अली मदद, या हम अल्लाह अकबर करते हैं, अल्लाह अकबर करते हैं, तो हर हर महादेव जो है वो उभारता था। जय श्री राम जो है वो प्योर एक मजहबी एक्सप्रेशन था, लेकिन अब जय श्री राम जो है वो हर हर महादेव के लेवल पे ये लाने में कामयाब हो गए हैं। मेजॉरिटी है ज़ाहिर है हिंदुओं की, मेजॉरिटोरियन स्टेट है, सेकुलर स्टेट थी, तो वो कहते थे कि ठीक है सबको साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है। आपने ये देखें कि आखिरी जो इलेक्शन हुआ है उसमें जो सबसे बड़ी रियासत थी हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश, उसमें बीजेपी ने साबित किया कि अगर हम एक भी मुसलमान उम्मीदवार को वोट ना दे, 15% आबादी होने के बावजूद स्टेट में, तब भी हम स्वीप कर सकते हैं। और उन्होंने एक भी उम्मीदवार नहीं था, एक भी मुसलमान उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। तो वो उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया था कि भाई आपके बगैर भी काम हो सकता है। तो आज जो है राम जी के मंदिर में मोदी जी भारत का जो अजीम हिंदू राष्ट्र है उसके पहले शहनशाह के तौर पे उनकी एक ताजपोशी का अमल आप इन्हें समझ लें। जैसे शहनशाह ईरान ने 2500 साल शहनशाहियत का 1971 में जश्न मनाया था, ये उस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, $4.2 बिलियन का चंदा जमा किया गया इस प्रोजेक्ट के लिए, प्राइवेटली भी और सरकारी तौर पे भी। और ये जो स्ट्रक्चर है इस पे $217 मिलियन की लागत आई है। अच्छा, आरएसएस ने, जाहिर है कि माहौल पूरा बना, उसने अपने खानों के 5 करोड़ पैकेट तकसीम किए, लगभग 1 लाख यात्रियों और साधुओं को अयोध्या पहुंचाने के लिए थ्रू बस, थ्रू ट्रेन, और जो वीआईपीज हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर सर्विस वो इस्टेब्लिश की गई। अच्छा, स्कूलों में रोज़ाना माहौल बनाने के लिए दुआ या तकरीबात का एहतमाम हो गया। मुसलमानों से प्राइवेटली कहा गया कि आप इन दिनों में गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज करें, थोड़ा सा साइड तो बहुत अच्छा है, इसलिए कि लोग अयोध्या की तरफ रवा दवा हैं। अच्छा, यूपी के हॉस्पिटल्स में जो हामला ख़वातीन हैं उनमें से सैकड़ों की ने कहा
कि हमें अगर सिजेरियन सेक्शन करना है तो आज के दिन के लिए उठा रखें, ताकि इंतहाई जो मुतबर्रिक लम्हा है वो उसका साया हमारे जो बच्चे हैं उन पे पड़ता रहे। मतलब ग्रास रूट लेवल पे ये सूरत हाल थी। अच्छा, आरएसएस वाले अनऑफिशियली वो मुसलमानों से कहते रहे कि भाई आप भी कुछ देशभक्ति का थोड़ा बहुत आज के दिन में सबूत दें, तो आप ऐसा कर लें कि जो आपके जो मदरसे हैं या मस्जिदें हैं उनमें आप जो है जय श्री राम का विर्द करें, मीडिया में आए और एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो बने। अब पता नहीं अब मुसलमानों ने उस पर अमल किया या नहीं किया। जब अगर आप नेशनल रिसोर्सेज की बात करें जो इस्तेमाल हुए हैं आज के दिन के लिए, फौजी हेलीकॉप्टरों ने मंदिर के बाहर जो हज़ारों लोग जमा थे उन पे गुलपाशी की। उसके लिए ज़ाहिर फौजी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुए। अच्छा, उनके जो अवाम हैं उनके मनोरंजन के लिए 100 से ज़्यादा स्टेजेस बनाए गए हैं, मंडप बनाए गए हैं। 2500 से ज़ायद जो म्यूजिशियंस हैं पूरे मुल्क से वो जमा हुए हैं और वो भजन और बाकी जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। लखनऊ जो कैपिटल है यूपी का, वहाँ से लेके अयोध्या तक 140 किलोमीटर का जो रास्ता है उस पे आपको हज़ारों बिलबोर्ड्स नज़र आएंगे। उस पे 3 तस्वीरें हैं, राम जी, मोदी जी और जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी और योगी जी, उनकी तस्वीरें हैं। और इस वक्त जो है अयोध्या और उनके आसपास 1 मिलियन दिए जल रहे हैं। मतलब एक पूरा हिंदुस्तान में एक ईद का सा समा है। मोदी जी ने अपने आप को पवित्र करने के लिए 11 दिन का व्रत रखा ताकि वो जो एक सोल जो है वो पाक हो जाए। और फिर उन्होंने जो है मंदिर में प्रवेश, इसके बारे में मेरा तस्करा जारी है, एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। आज भारत में अयोध्या में राम मंदिर का जो शानदार उद्घाटन हुआ है उसका तस्करा हम इस वक्त कर रहे हैं। अच्छा भाईजान, बात यह है कि नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि भाई ये जो जगह है जो मेन कॉम्प्लेक्स है बाबरी मस्जिद जिसे आप लोग कहते हैं, ये बेसिकली उन्होंने मान लिया कि जी ये राम की जन्मभूमि है। अच्छा, और बीजेपी और बाकी जो तंजीमें थी उन्होंने खुदाई और जो साइंटिफिक तहकीक है उसका ये कह के विरोध किया था, मुखालफत की थी कि भाई ये तो मजहबी मामला है, इसमें आर्कियोलॉजी का क्या क्या कर रहे हैं। अदालत, वो तो अदालत से भी कह रही है, अदालत कैसे फैसला कर सकती है जो मजहबी मामला हैं। लेकिन बहरहाल अदालत ने फैसला किया कि ये जो मेन कॉम्प्लेक्स है ये यहाँ मंदिर के लिए दे दिया जाए और मुसलमानों को मुतबादिल के तौर पे 5 एकड़ ज़मीन अलॉट कर दी जाए। अच्छा, ये जो राम मंदिर कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली 70 एकड़ पे है और जो इसका सेंटर है जहाँ के असल मंदिर बनाया जा रहा है वो 7.2 एकड़ के करीब है। 70,000 स्क्वायर फुट अब तक जो है वो संगे मरमर इसमें इस्तेमाल हो चुका है। और मंदिर को जो जाने वाला मेन रास्ता है जो तकरीबन 4 सड़कें हैं उनको चौड़ा करने के लिए 3,000 घर, दुकानें और मजहबी जो स्ट्रक्चर्स थे उनको कंप्लीटली या पार्शली ख़त्म किया गया। मुसलमान जो हैं उनको जो ज़मीन अलॉट की गई वो अयोध्या से बाहर है और ये कोई धनीपुर गांव है, वहाँ ये अलॉट की गई। और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड था इंडिया का उसको ज़िम्मेदारी दी गई कि भाई आप इसको देखें कि यहाँ कॉम्प्लेक्स बन सकता है या नहीं। तो जो नक्शा बना उसमें एक कल्चरल म्यूज़ियम भी शामिल था मस्जिद के साथ और एक कैंसर हॉस्पिटल के लिए भी जगह रखी गई थी और मस्जिद का नाम भी तजवीज़ किया गया था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला उनके नाम पे ये मस्जिद होगी। 4 बरस में यह देखें, ये तो स्ट्रक्चर बन गया, मोदी जी ने आज उसका इफ्तिताह कर दिया। वहाँ जो है अब भी एक बहुत ही इब्तदाई किस्म की जो चीज़ है वो पहले से एक पुरानी मस्जिद मौजूद है, वो अभी तक है। सर्वे वगैरह उसका हो चुका है लेकिन कंस्ट्रक्शन अभी तक शुरू नहीं हुई है और मई में सुना है कि उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हो जाएगी और ये पूरा जो है
वक्फ बोर्ड इसकी देखभाल करेगा। मतलब 4 साल में यहाँ पे एक तेज रफ्तारी से काम हुआ, उधर कुछ भी नहीं हुआ है। उधर वो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी नाप वाप करके चले गए, उसके बाद से कोई अमली अब उसमें मुझे ये भी एक साइन है ना, मुझे ये बात मालूम नहीं कि हुकूमत को शायद उसके लिए माली मदद देनी है, फैसले में शायद ये भी है। तो अब वो जितनी देंगे जब देंगे वो तब की बात है, लेकिन आज की सूरत हाल ये है। ये जो है मंदिर और मस्जिद, ये ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गया है, ये कई सौ साल पहले की कहानी है। आप कहें तो मैं थोड़ा 1952 नहीं 1528 मुगल पीरियड में ये मस्जिद जो है वो तामीर हुई थी। लेकिन जो पहला फसाद हुआ है अयोध्या के मसले पे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में 1853 में, क्योंकि और उस ज़माने में ये क्लेम शुरू हो गया था कि ये राम की जन्मभूमि है या ये मस्जिद है। और इस फसाद के बाद 1859 में इस जगह को अनऑफिशियली डिवाइड कर दिया गया कि यहाँ आप इबादत कर लें और यहाँ आप नमाज पढ़ लें। ये अरेंजमेंट 1949 तक जारी रहा। लेकिन आज़ादी के बाद एक मजिस्ट्रेट है, उनका मैंने बहुत डिटेल इंटरव्यू भी सुना था, उन्होंने मरते दम तक एडमिट किया कि मैंने असल में एक उसको पुरोहित को कहा था कि जाके मूर्ति ला दे जी। और फिर वहाँ से ये हुआ कि जब मूर्ति निकल आई तो फिर तो तय हो गया कि भाई साहब राम जी तो यहीं पैदा हुए थे। तो 49 में पहली दफ़ा इसको डिस्प्यूटेड एक्सेप्ट हुआ कि जी ये डिस्प्यूटेड है। नहीं, डिस्प्यूटेड तो 1853 में ही, लेकिन वहाँ पे 49 तक ना नमाज पढ़ी जाती रही है। अच्छा, 49 में जब मस्जिद सील कर दी गई तो उसके बाद से नमाज ज़ाहिर है वहाँ नहीं हो सकती थी। अच्छा, फिर ये स्टेटस जो है वो 84 तक जारी रहा। 84 में विश्व हिंदू परिषद ने वो राम की जन्मभूमि की जो है तामीर की तहरीक चलाने का ऐलान किया और ग्रेजुअली फिर बीजेपी ने टेक ओवर कर लिया। एल.के. अडवाणी उस ज़माने में थे तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। फिर वो आपको पता है रथ यात्रा वगैरह। 86 में राजीव गांधी के ज़माने में जो एक ज़िलाई अदालत थी उसने पूजा की इजाज़त दे दी कि इसके इहाते से बाहर आप चाहें तो पूजा कर सकते हैं। अब ये ग्रेजुअल इंक्रोचमेंट हो रहा है अंदर की तरफ। मुसलमानों ने इसको ज़ाहिर रेजिस्ट किया और उन्होंने बाबरी एक्शन कमेटी बना ली। 89 में वीएचपी ने मस्जिद के बराबर राम मंदिर की बुनियाद रख दी कि अब यहाँ से जो है वो काम शुरू हुआ है। 90 में जो है वीएचपी की जानिब से मस्जिद में घुस के तोड़ फोड़ करके माहौल को मज़ीद गर्म किया गया। और फिर जो है 6 दिसंबर 92 को वीएचपी ने कैंपेन चलाई। उसके पीछे थी बीजेपी और आरएसएस और लोग जमा हुए और वहाँ फिर वो आपको पता है क्या वाक़या हुआ। उसके बाद पूरे मुल्क में फसादात हुए, लगभग 2000 लोग जो हैं उनकी जानें गई। अच्छा, 2002 में वाजपेयी जी की हुकूमत थी तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में अयोध्या सेल बनाया बाकायदा कि आइंदा देखते हैं कि क्या होता है। मुकदमा उस वक्त तक था। लेकिन मज़े की बात है कि बीजेपी ने जो फरवरी 2002 में इलेक्शन से पहले जो मैनिफेस्टो है उसमें राम मंदिर की तामीर का जुमला नहीं था, इसलिए कोalition उन्हें बनानी थी और बहुत सारी पार्टियां इसके हक में जोड़नी थी कि हम जो है, नहीं तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया था आर्जी तौर पे। मगर फिर अचानक से फरवरी 2002 में अयोध्या से वापस एक ट्रेन आ रही थी यात्रियों की गुजरात में, वो पहुंची स्टेशन पे, 52 यात्री जो हैं वो जल के हलाक हो गए और उसके बाद से वहाँ सफाई शुरू हो गई मुसलमानों की। और इसी दौरान वीएचपी ने कहा कि जी हम तो अब राम मंदिर बना के रहेंगे। उसके बाद आपको पता है कि अदालत में सिलसिला चलता रहा। 2019 में बिल्कुल ही फैसला हो गया और 2019 के बाद तो अब ये तो एक गिवन फैक्ट था कि मंदिर बनाए ना बनाए, जब भी बनाए ये आपकी मर्जी है। तो ये है इसकी मुख्तसर सी दास्तान। वो अच्छा, इसके साथ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2-3 रिपोर्टें आई थी जी, और जब वो भी हैं। लेकिन आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट देखें ये है कि जब तक ये फितना फसाद शुरू नहीं हुआ बीजेपी कहाँ खड़ी थी ये, और इसके बाद मुख्तसर मैं बताना चाह रहा हूँ 1984 में इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद बीजेपी को वाजपेयी ने अभी भी 1980 में बनाई थी, 2 सीटें मिली थी। 2 सीटें जाहिर है क्योंकि उस वक्त स्वीप थी, सही है। फिर 2 साल बाद अडवाणी साहब आते हैं, वो बनते हैं और 1989 में वो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में राम मंदिर की डिमांड करते हैं। उस साल जो चुनाव होता है बीजेपी की सीटें होती हैं 85,
2 से 85 तक जाते हैं। 85 मेरा ख्याल है 5 सालों में, ठीक है। फिर 90 में रथ यात्रा होता है, और उसके बाद जो 51 में जो इलेक्शंस होती हैं 20% टोटल वोट बीजेपी को, 91 में। अगर एक फॉर्मूला कामयाब है तो आप उसको बार बार क्यों नहीं दोहराएंगे? अब बाकी वो INDA वाले जो कोalition वाले हैं वो जो कुछ भी कर लें, ये है भारत और यहां पर यही बिकेगा। एक वक्फा ले। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। हमारे मुल्क में सुना है कि इलेक्शन होने वाला है, जिसमें अब 2.5 हफ्ते से भी कम टाइम रह गया है। हम खिसकते उस तरफ बढ़ रहे हैं आगे। 47 अरब रुपए का इलेक्शन है भाई, लाइटली मतलब। हाँ। कितने का? 47 बिलियन रुपीस। चले बिलियंस का ये इलेक्शन है, लेकिन ये साफ शफाफ होगा। अगर आपको कोई गलत फहमी है इस बारे में तो एक दूर कर लें, अभी उसका एक ट्रेलर हमने सैटरडे को देखा। हाँ। जब PTI की एक वर्चुअल रैली थी, और उस दिन भी जो है इंटरनेट में एक शदीद डिसरप्शन हुई। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर, एक्स हो, यूट्यूब हो, सारे जो हैं वो बैठ गए। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, 2 हफ्ते पहले भी इसी तरह की एक कार्रवाई हुई थी। वो भी PTI का एक ऑनलाइन इवेंट था जिसके लिए पूरे मुल्क को डिप्राइव किया गया। नेट ब्लॉक्स एक कंपनी है साइबर सिक्योरिटी की जो मॉनिटर करती है, उसने कहा कि इस दफ़ा जो हमने डिसरप्शन देखी वो तरीका वारदात बिल्कुल वही था जो 2 हफ्ते पहले हुआ था। तो जो SOP हैं वो स्टैंडर्ड बन चुके हैं। वज़ीर इत्तलात साहब से आज सहाफ़ियों ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन करें कि वजूहात क्या हैं। सुने उनका क्या। अभी तक जो मेरी मालूमात है उसकी वजूहात तकनीकी हैं। उसमें कुछ सिस्टम्स की इंस्टॉलेशंस के मामलात भी हैं, और इसकी बिल्कुल ज़मानत नहीं दी जा सकती कि मुस्तकबिल में इस तरह का कोई रखना नहीं होगा। बेसिकली ये टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं, और एक हमारा सिस्टम लगा हुआ है जो अपग्रेड हो रहा है, तो उसकी ये वजूहात हैं, और वो ये अगले 2-3 महीने तक भी आप फेस कर सकते हैं। देखिए क्योंकि मेरे छोटे बच्चे पॉलिटिक्स रीसेट हो रही है, सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, कभी हैंग हो जाता है। क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूं कि ये एक टेक्निकल फॉल्ट है, बिल्कुल ऐसा ही 100%। और ये एक जो है ना, वो जॉज फिल्म देखी है आपने कभी? जॉज शार्क आती है, खा जाती है, तो ये वही है। तो बेसिकली वो बहुत ऑनेस्टली कह रहे हैं कि देखिए किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है, जिंदगी की गारंटी नहीं है। इंटरनेट बैठ जाएगा, RTS भी बैठ सकता है, उम्मीदवार भी बैठ रहे हैं, उम्मीदवार भी बैठ रहे हैं, बैठेंगे नहीं तो बिठाए जाएंगे। बैठने की बात की है तो एक मेहर मोहम्मद वसीम साहब ने जो मरियम नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए थे PTI के टिकट में, उन्होंने कहा कि नहीं जी अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मेरे ईमान ज़मीर जाग गया होगा, सबका ही जाग। जब आंखें खुलती हैं तो ज़मीर जाहिर है, इट्स वन एंड बोथ इन द साथ चढ़ती हैं चीजें। और मैं अब विड्रॉ कर रहा हूँ, मैं अपने तमाम मतलब वर्कर्स को कह रहा हूँ कि आप इनको ही सपोर्ट। तो विड्रॉल्स भी हो रहे हैं, जावेद हाशमी साहब ने भी विड्रॉ कर लिया है PTI के हक में, ठीक है ना, PTI के हक। अच्छा, एक तरफ तो ये चल रहा है कि हमें कोई गारंटी नहीं है कि इंटरनेट चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा। दूसरी तरफ ये है कि एक भरपूर क्रैकडाउन भी है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने जजेस को टारगेट किया, तो उनको तौहीन की मज़मूम मुहिम चलाई। 500 सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं। हमारी एक JIT बनाई गई थी, आपको याद होगा 16 जनवरी को। जी आपने तो नहीं, मेरा तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, मैं ऐसी हरकतें नहीं करता, ठीक है ना। हम तो हमेशा चाहते हैं कि हमारे जजेस जो हैं रॉक ऑन। तो जिन लोगों ने ये हरकतें की 500 इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मजीद भी जो है अगर कोई जजेस को इस तरह से टारगेट करेगा तो वो जाएंगे उसके पीछे। इनका ये कहना है कि ये अच्छा है कि हमारे वज़ीर इत्तलात ने याद दिलाया, हम बार बार आइन की बात करते हैं ना, उन्होंने कहा जी आर्टिकल 19 है जो आपको इजहार आज़ादी देता है, लेकिन उसमें कदगने भी हैं जिसको आप इग्नोर कर देते हैं, और वो कदगने ये हैं कि आप अदलिया का वकार जो है उसको आप हमेशा मुकद्दम रखेंगे, और आप ये जो 2.5 लोग जो वीलॉग्स कर रहे होते हैं, जो मुंह में आता है वो बोलते जाते हैं, ज़रा उनको जो है उनको टाइट करना ज़रूरी है। तो वहाँ पे ये भी थे, FIA साइबर क्राइम के डायरेक्टर भी थे, उन्होंने भी कहा कि जी कि किसी को भी मुल्क में एनआरकी फैलाने नहीं दी जाएगी। सो ये हमारा माहौल है जिसमें हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है, पिछले हफ्ते भी मैं देख रहा था हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी के बिलावल साहब जलसे कर रहे हैं,
अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो बार बार कहते हैं कि हमें नफरतों की सियासत ख़त्म करनी है, हमें लोगों को इकट्ठा करना है, ये मुल्क एक पार्टी एक लीडर हल नहीं कर सकेगा। फिर उसी सांस में वो कहते हैं ये खून पी रहा है, ये शेर, और ये ऐसा है और ये वैसा है। तो ये चल रहा है, ठीक है ना, ये चल रहा है। मतलब की बात है कि वो नून लीग वाले रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो घास ही नहीं डालते। पीपल्स पार्टी कहते हैं जी आप लगे रहो अपने इस रिकॉर्ड के, तोपों का रुख है, उनकी तोपों का रुख है पीटीआई की तरफ। अच्छा, पीटीआई का क्या हाल है? बैरिस्टर गौहर साहब जो उनके अभी चेयरमैन हैं, उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिया है, उसको सुन लें। उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप पीटीआई के साथ बहुत सख्ती हो चुकी है, लेकिन उससे दीवार से ना लगाएं। वो खुद क्या कह रहे हैं आप उसे सुन लें। एक ट्रस्ट डेफिसिट ज़रूर रहा है और कनेक्टिंग डाट कोई नहीं है, और जो है आप पार्टी को आइसोलेट करके एक तरफ ना लेके जाए। मैं ये एक समझता था और अभी भी हम सारे समझते हैं कि एक पार्टी को, सपोज नवाज शरीफ को आप उसको लेके भी आए, आपने उससे बायोमेट्रिक्स करवा लिए, खान तो अरेस्ट हो गया था बायोमेट्रिक के स्टेज पे, तो अब ये स्टेट अगर आपके खिलाफ है तो मैं समझता हूँ इससे पॉलिटिकल प्रोसेस का बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम तो सबके साथ बात करने को तैयार है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करा। जो मुफस्सल इंटरव्यू है उसमें जो उन्होंने की बात कही वो ये थी कि पीटीआई को उस तरह से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ना ले जाए, ऐसी जगह ना जो कुछ हुआ है 7-8 महीनों में गुंजाइश रखें। फिर उन्होंने ये भी कहा इस इंटरव्यू में कि हम हर किसी से बात करने के लिए तैयार हैं, एक इदारा है जो हमसे ना बात करने के लिए तैयार है, जिसके इशारे पे हमारे साथ ये सब हो रहा है, लेकिन गुंजाइश मौजूद है डायलॉग की। अब ये बिल्कुल उनकी लास्ट मौके पे ये प्लीज हैं जब तकरीबन खेल जो है वो लपेट दिया गया है उनके खिलाफ। इट इज अ बिट टू लेट टू बी सेइंग दिस। अच्छा, हमारे यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिसी होती है स्टेट की, जो मेन स्ट्रीम जमाते हैं उनको वो ऐसा उनके हालात कर दिए जाते हैं कि वो फिर एक्सट्रीमिज्म के रास्ते पे चल निकलती हैं। फिर वो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको दोबारा मेन स्ट्रीम में लाने के लिए भी हम बहुत कोशिशें करते हैं। अच्छा, ये गौहर अली खान ने, हो सकता है इनके मुंह से बात ये निकल गई हो, लेकिन फैक्चुअली अगर मैं 76 साल की तारीख देखूं तो बहुत हद तक सच है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ना पहुंचाया जाए, जहां से वापसी मुश्किल हो जाए। मैं आपको कितनी मिसालें दूं। मसलन अवामी लीग के साथ 24 साल आंख मचोली जा रही है हुसैन सोहरवर्दी के ज़माने से। पहला गद्दार हुसैन शहीद सोहरवर्दी था, उसके बाद फिर शेख मुजीब ने उनकी जगह ली। बंगाली ज़बान बने ना बने वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, फिर 1 यूनिट में उनको 56% को 50% पे लाया गया, उस पर भी राज़ी हो गए। फिर अगर तरह साजिश केस में शेख मुजीबुर रहमान वगैरह को डाल दिया गया, फिर जब गद्दार करार दे दिया गया उसके बाद अचानक से वो केस ख़त्म करके उन्होंने कहा ठीक है आप 70 में इलेक्शन में हिस्सा ले लें, आप पाकिस्तान की पार्टी हैं। उन्होंने हिस्सा ले लिया, उन्होंने मेजॉरिटी हासिल कर ली। उसके बाद जो है उन्हें अब इख्तियार नहीं दे रहे हैं आप, तो फिर जाहिर है कि आपने देखा कि क्या हुआ। तो फैली जमातों से आपने खलापुर करने की कोशिश की, मामलात जो हैं वो हाथ से निकल गए। अगर मैं दूसरी मिसाल देना चाहूँ आपको तो बलूचिस्तान है, 76 साल से रिमोट कंट्रोल से कोशिश की जा रही। मेन स्ट्रीम जो बलोच जमातें थी उन्हें ग्रेजुअली आपने डिस्क्रेडिट करते चले गए। 72 में जो पहली हुकूमत आई थी बलोचों की और पश्तूनों की इलाकाई हुकूमत, वो 1.5 साल भी उसे नहीं चलने दिया गया। तो वहाँ से चौथी शोरश है यार 76 साल में। तो होता क्या है कि जो यूथ होता है वो फिर डिसग्रंटेड हो जाता है, यार तुमसे तो कुछ नहीं हो रहा, चलो हम करने की कोशिश करते हैं। तो आज आप देख लें कि वो कहाँ खड़ा है। अब उन्हें दोबारा मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आप जो है वो कोशिश कर रहे हैं। मैं तीसरी जो है मिसाल वो क्या दूं, पीपल्स पार्टी की मिसाल दे देते हैं। ज़िया ने किस तरह उसको प्रेशराइज करने की कोशिश की। कुछ नौजवान थे, उन्होंने कहा हम देख लेते तुम्हें, तो वो अल-जुल्फ़िकार या कुछ, अब पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई थी, लेकिन बहरहाल एक्सट्रीमिस्ट रास्ता तो बनाया गया। अब ये पीटीआई जो है इसका जो पावर सेंटर है वो तो यूथ है ना, और कोई 2 करोड़ से ज़ायद जो नौजवान है, गलत या सही, वो ये फील कर रहे हैं कि उन्हें डिसफ्रेंचाइज किया जा रहा है। उनमें से अगर 500 का भी दिमाग गर्म हो गया तो फिर एक नई सूरत हाल पैदा हो। हाँ, लेकिन वो भी प्लान के मुताबिक होगी दोस्त, जो भी है। नहीं, क्योंकि अगर और उम्मीद तो पहले आप अंडे से आमलेट बनाते, फिर आमलेट से अंडा बनाने की कोशिश लेकिन अगर फर्ज करो 500, 100, 200 जितने भी गर्म हो जाए, कोई हरकत करे, तो फिर तो आपके हाथ में एक बहुत खूबसूरत नया जवाब आया। हाँ, तो इसका मतलब है प्लान के मुताबिक कि वो चीज फिर कंटिन्यू रहती है, लेकिन तो इसका फायदा मुल्क और कौम को क्या है? फायदे की बात ही नहीं किसी भी फरीक की जानिब से।
तो ये चलता रहता है, मुर्गी और अंडे का चक्कर जो है बदकिस्मती से हमारे साथ चल रहा है, और आज भी इससे कोई सबक नहीं सीखा जा रहा। इसीलिए आप एक वक्फा ले सकते हैं। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं गजा की, जहां पर जो आखिरी महफूज या कम अज़ कम इजराइल के कहने में जो महफूज जगह थी अल मवासी, जहां पर गजा के सारे रहने वालों को कहा था कि आप यहां आकर पनाह ले सकते हैं और आप महफूज रहेंगे, वहां पर भी बमबारी शुरू हो गई है। और वहां पर क्वाडकॉप्टर्स भेजे जा रहे हैं, और ये वो कैमरा वाले क्वाडकॉप्टर नहीं है, वो क्वाडकॉप्टर हैं, ड्रोन्स हैं जिनके ऊपर मशीन गन्स लगी हुई हैं, उससे फायरिंग हो रही है। इजरायली टैंकों ने पूरी जगह को घेर लिया हुआ है और वहाँ पर बमबारी भी शुरू है। और खान यूनिस के अल अमल हस्पताल के करीब शदीद बमबारी और लड़ाई भी चल रही है। ब्लैकआउट भी है, और जाहिर है कि कंप्लीट ब्लैकआउट है। ये हमने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था, सिर्फ ई सिम से आप किसी के साथ रब्ता कर सकते हैं और वो भी गारंटीड नहीं है। ये है गजा, जहाँ बच्चे पैदा होने से पहले ही यतीम हो जाते हैं। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, मुश्किल है देखना, लेकिन ये एक बच्चा है जो अपनी माँ की कोख से जो शहीद हो गई थी उससे ज़िंदा निकाला गया है। ये एक बच्चा है जो कभी अपनी माँ की शक्ल ही नहीं देख सकेगा, कभी उसकी आवाज़ ही नहीं सुनेगा। मैंने तो कभी ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में नहीं देखी। जो बच्चे ज़िंदा हैं, आपको पता है कि वहाँ पर वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल हो रहा है, तो अगर आप ये तस्वीर देखें तो उससे ये हाल हुआ है। और अभी मैं एक नेतन्याहू हुकूमत की एक नुमाइंदे की सुन रहा था, उसने कहा कि नहीं, हम तो वाइट फॉस्फोरस इसलिए डालते हैं ताकि वो खाना पकाने में इनको आसानी हो। भूख का स्टारवेशन वहाँ पर जो कहत पड़ी हुई, अब जो मतलब लोग भूख से मर रहे हैं, उसका हाल अब ये आ गया है कि ये एक वीडियो है जो गजा के सहाफ़ी अनस साहब ने बनाई है, और ये गंदम नहीं है, ये जानवरों का चारा है। और सारे बच्चे लगे हुए हैं कि इसमें से जो गंध है और जो कीड़े हैं उनको हम निकाल लें ताकि हम इसमें से कोई एक वक्त की रोटी हमारी बन जाए। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बहुत लंबी कतार थी, कुछ वहाँ पर एड पहुँची, तो उसके अंदर बच्चे लगे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। जो बिल्कुल आखिर में जो बच्चे थे उनके हाथ खाली है, उन्होंने कहा कि यार हमें तो कुछ मिला ही नहीं, अब मैं जाके अपने ख़ानदान के लिए क्या दूंगा। जो वहाँ पर, अच्छा, मगरबी ममालिक में आप अक्सर सुनते हैं ना यार, ट्रॉमा के ऊपर बड़ी बात होती है कि मैं बड़ा ट्रॉमेटाइज हो गया, मेरी टीचर ने मुझे डांट दिया, मेरे वालिदैन मेरे से खफा हो गए हैं, थेरेपी की ज़रूरत है, अक्सर लोगों को होती है। लेकिन अगर आपने वाकई ट्रॉमा देखना है ना कि ट्रॉमा क्या होता है, और ख़ास तौर पर जब हम बच्चों की बात करें, तो ये सुनिए। ये 7 से 10 साल के दरमियान का बच्चा, 7 से 10 साल के दरमियान की। हमें ये एक वीडियो है, हम चाहे तो मैं हज़ारों चला सकता हूँ। एक वीडियो है जिसमें एक 7 साल का बच्चा अपने 3 साल के भाई के टुकड़े उठाकर जा रहा है। अगर ये कुछ कहें तो कहते हैं कि जी एंटी सेमेटिक है। और अगर आप देखिए इजराइल की जानिब, तो अभी मैं एक इजरायली सहाफ़ी का बयान पढ़ रहा था, और मतलब एक वीडियो में बाकायदा एक टॉक शो में वो कहता है कि जी अगर गजा के बच्चे भूख से मर रहे हैं, अगर उनको गटर के पानी पीना पड़े और उनको बासी रोटी खानी पड़ी तो मुझे क्या परवाह है, कोई मसला नहीं, सबको मरने दो। अच्छा, ये जो सोच है ये सिर्फ इजराइल तक महदूद नहीं है। जर्मनी के जर्नलिस्ट टोबायस हच ने अभी एक आर्टिकल लिखा है, ये है टोबायस हच, और इनका कहना है कि कोई मसला नहीं है क्योंकि गजा में हर मर्द, हर औरत और हर बच्चा गुनहगार है और दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो अब मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर ये बंदा 1940s में पैदा होता तो ये कौन होता जर्मनी में? एसएस के यकीनन कंसंट्रेशन कैंप का गार्ड एसएस के होते। अच्छा, हर दिन एक क्या दर्जनों ऐसी चीजें होती हैं कि अगर दुनिया के किसी और कोने में होती, या अगर यूक्रेन में होती, तो अभी तक इन लोगों ने शायद न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया होता मॉस्को के ऊपर। ये एक वीडियो इजरायली सोल्जर्स ने खुद पोस्ट की है, जरा इसको देखिए। और इसमें ये चले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये है गजा से जो असारे कदीमा लूटे गए हैं,
इजराइल की जो म्यूजियम के जो टॉप हेड हैं वो बड़े फख्र से ये वीडियो करें कि ये हमने निकाले हैं और अब इनको हम कनेसेट में डालेंगे, पार्लियामेंट में, क्योंकि पूरी कौम ही जाहिर है चोर है। जब आपने मुल्क चोरी कर लिया, अपने इनकी गांव के ऊपर अपने गांव बनाकर कॉपी पेस्ट कर दिए हैं, तो फिर ये तो कोई बात ही नहीं रही। और एक और वीडियो अगर वो हमारे पास है जिसमें जो इजरायली फौजियों ने खुद पब्लिश की है, ये है। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ लोग चलते जा रहे हैं और वो ऐसे ही उनके ऊपर बॉम्ब गिरा दें, लेकिन इसको फिर उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया क्योंकि कहीं आईसीजे के हाथ ना चला। आईसीजे के हाथ चढ़ भी गई तो क्या बड़ी बात है, आईसीजे क्या करेगी? अगर उन्होंने फैसला दिया भी सही तो वो कहां जाएगा? सिक्योरिटी काउंसिल में। सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा है अमेरिका शरीफ, जिनके बॉम्ब से ही ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस सबके बावजूद, और मुझे समझ नहीं आती इस कौम की, सीरियसली मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई इतना बहादुर और इतना टफ हो सकता है। अभी अल जजीरा पे मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, आप भी देखिए। ये है गजा के एक्रोबैट्स, हर जगह तबाह हो गई है। वो कहते हैं लेकिन हम तो तबाह नहीं हुए, हम इन खंडरों को भी अपना एक प्लेग्राउंड बना सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कर रहे हैं पार्कोर। तो ज़रा मैंने अभी कल मेरा ख्याल है आज के अखबार में देखी एक खबर कि जिस तरह अमेरिका चैम्पियन होता है ना, बनता है ह्यूमन राइट्स का, उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक से लोगों को बुला के उनको फ्रीडम अवार्ड दिया कि आप रिलीजियस फ्रीडम पे बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ। और वो किसने दिया? ब्लिंकन भाई ने दिया। ब्लिंकन भाई ने। अच्छा, आज से मतलब 6 महीने पहले अगर ये हो रहा होता तो मैं कहता हाँ ठीक है, अच्छा। लेकिन जिस तरह से अभी इनके जिस तरह इन्होंने खुल के इनके हाथ नजर आ रहे हैं आपको खून से रंगे हुए, अगर ये किसी को बुला के अवार्ड देते हैं उसकी क्या हैसियत है? उसको मुंह पे मारना। व्हाट डज इट मीन, यू नो? चाहे वो ये जर्मन लीडरशिप हो, ब्रिटिश लीडरशिप हो, अमेरिकन हो, जब ये छोटे छोटे मुल्कों से बुला के लोगों को इनकरेज कर रहे होते हैं कि जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स में, लेकिन उधर एक जेनोसाइड को हम सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ वो अलग मसला है, आपका अलग मसला है। सोचना तो पड़ेगा कि ये इन लोगों से अवार्ड लेना जो है वो बायसे मुसरत है या बायसे तौहीन है। मैं तो कहता हूं तौहीन। आई थिंक इट्स अ पॉइंट टू थिंक अबाउट। आपको रिजेक्ट करना चाहिए। और बड़ी अफसोस की बात है कि बहुत जो हमारे यहाँ भी, जिनको हमने भी बहुत सपोर्ट किया है, हाँ आई मीन एक बार मलाला का भी नाम लेना चाह रहा हूँ यहाँ पर, इतना आपका प्लेटफॉर्म है, इतनी आपकी रीच है, लेकिन इस पर तकरीबन खामोशी ही है। हालांकि मतलब ग्रेटा थर्नबर्ग को आप देख लें और बहुत और लोगों को देख लें, वो फिर भी अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो आई मीन कुछ इश्यूज होते हैं मेरा ख्याल है कि जिसमें खामोश रहना नामुमकिन है, और ये उनमें से इसने बहुत सी चीज़ों को एक्सपोज कर दिया। इसने बहुत सी चीज़ों में बहुत से लोगों को एक्सपोज किया, और मेरा ख्याल है कि जितनी वेस्टर्न सिस्टम्स इसमें एक्सपोज हुए हैं, और इसका एक पता है जो एक जो अब एक हज़ारों नुकसान आते हैं, एक जो इसका बहुत बड़ा नुकसान है कि कल कोई भी जिसके हाथ में ताकत हो वो ये करे या इसका आधा भी करे, और फिर वहां से बयान आएगा दिस इज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो कहेंगे तुम कौन हो? हाँ भाई, बोलने वाले। हाँ। तो ये जो अगले जो 10-20 साल या अगली जो सदी आने वाली है ना, बहुत खूनी होगी। और कम से कम ये जो करंट लॉट है, जो करंट लीडरशिप है, वेस्टर्न लीडरशिप, इसको यू नो या तो ये चेंज हो या पॉलिसीज चेंज हो, लेकिन इनके होते हुए किस तरह से मुझे नहीं लगता कि ये चेंज हो। तो चलें जी, गज़ा का जिक्र हम फिर कल भी करेंगे प्रोग्राम में। फ़िलहाल हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है, हमें इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़ और शब ख़ैर।